सरस्वती राय। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपका चैप्टर था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा हुआ था जो कि इनकम्प्लीट था। तो कार्बोहाइड्रेट का अगला टॉपिक है आपका कार्बोज की अधिकता के प्रभाव, जो कि लास्ट के वीडियो में भी आपको बताया गया था। एक बार फिर से वहीं से शुरू करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की अगर हमारे शरीर में अगर कमी हो जा रही है तो उसके प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं, उसकी अधिकता हो जा रही है तो उसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। यानी जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यानी इंसान को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, भोजन की ज़रूरत है। उस भोजन को हम अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों के द्वारा सेवन करते हैं जिसमें पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। उन्हीं पौष्टिक तत्वों में से है कार्बोज। तो जितने भी पौष्टिक तत्व हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, उनकी हमारे शरीर में अगर अधिकता हो जा रही है तो भी उसका बुरा असर पड़ेगा, अगर कमी हो जा रही है तब भी उसका बुरा असर पड़ेगा। जैसे कार्बोज की अधिकता के प्रभाव में आपको दिख रहा है शरीर अनाकर्षक। कल भी बताया, लास्ट के वीडियो में भी आपको बताया गया था कि शरीर अनाकर्षक हो जाता है। इसके अलावा शरीर भद्दा दिखाई देने लगता है। जाहिर सी बात है, अगर शरीर अनाकर्षक होगा तो भद्दा ही दिखाई देगा। यानी हो सकता है कि शरीर में जितना वेट चाहिए उससे अधिक बढ़ गया है, जो कि मोटापा का रूप ले लेगा। और कोई भी इंसान हद से ज़्यादा जब मोटा हो जाता है तो बहुत ही वो भद्दा दिखने लगता है। इसके अलावा हृदय रोग और मधुमेह होने की भी संभावना बढ़ जाती है कार्बोज की अधिकता के कारण। यानी ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनियमित रूप से इसका सेवन करें। ज़्यादा सेवन करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। इसलिए जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, हमारी एज के अकॉर्डिंग, लिंग यानी स्त्री पुरुष, इसके अलावा हमारी जो क्रियाशीलता है, बॉडी एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग, जलवायु के अकॉर्डिंग, यानी इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, कार्बोज बैलेंस रूप में ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में कार्बोज की अधिकता नहीं होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की दैनिक मांग। तो नॉर्मली एक जो कोई स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति है, मतलब एक आंकड़ा इस हिसाब से निकाला गया है कि कोई भी एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति है वह अपने दैनिक आहार में 400 से 500 ग्राम कार्बोज उसको प्रतिदिन अपने आहार में लेना चाहिए। डेली डाइट में उसको 400 से 500 ग्राम कार्बोज लेना चाहिए। व्यक्ति की आयु, लिंग तथा परिश्रम के आधार पर कैलोरी की मांग निर्धारण होता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि सबकी बॉडी रिक्वायरमेंट एक नहीं होती है, और जिसकी जैसी क्रियाशीलता है, कोई मध्यम क्रियाशील व्यक्ति है, कोई उच्च क्रियाशील व्यक्ति है, कोई निम्न क्रियाशील व्यक्ति है। तो अलग अलग जब हमारी क्रियाशीलता है, हमारी बॉडी की एक्टिविटी अलग अलग है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा की मांग भी अलग अलग ही होगी। तो इसीलिए जिसकी जैसी क्रियाशीलता है, लिंग यानी पुरुष और स्त्री, दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर अलग बना होता है। काम जिस तरह मायने रखता है उसी तरह हमारा शरीर का ढांचा भी मायने रखता है। तो स्त्रियों का शरीर पुरुषों के शरीर से अलग होता है, इसलिए दोनों की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। तो नॉर्मली कोई एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति है, उनको प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम अपने आहार में कार्बोज लेना चाहिए। भोजन में यदि 8 भाग कार्बोज का हो तो कम से कम 1 भाग प्रोटीन एवं वसा का होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम टोटली कार्बोहाइड्रेट पे ही डिपेंड हो जाएं, क्योंकि वसा भी ऊर्जा प्राप्ति का बहुत अच्छा स्रोत है और प्रोटीन भी। तो ऐसे में तीनों पोषक तत्व इस हिसाब से होने चाहिए, इस अनुपात में होने चाहिए। यानी 8 भाग कार्बोज का है तो 1 भाग प्रोटीन और वसा का जरूर होना चाहिए। आगे देखते हैं प्रोटीन का पाचन, कार्बोज का पाचन। तो कार्बोज का पाचन मुंह तथा छोटी आंत के पक्वाशय एवं सिसांत्र भाग में होता है।
भोजन ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में कार्बोज का पाचन नहीं होता है। अमाशय में अमाशयिक रस निकलता है। इस रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन के माध्यम को यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ये होगा के, जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। यानी कार्बोज का जो पाचन है वो अमाशय में नहीं होता है, क्योंकि अमाशय में HCl पाया जाता है जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। इसके प्रभाव से जीवाणु और विषाणुओं, कीटाणुओं आदि का नाश हो जाता है और भोजन शुद्ध हो जाता है। हमारे मुख में, आप सभी को पता है कि बचपन से ही कहा जाता है कि भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुख से जो निकलने वाला लार है उस लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और यह टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है वो स्टार्च को डेक्स्ट्रीन में चेंज कर देता है। लेकिन हम अपने मुख में भोजन को बहुत अधिक देर तक नहीं रखते हैं, इसीलिए वो जो स्टार्च है वो मुंह में पच नहीं पाता, यानी लार के माध्यम से उसकी पाचन क्रिया नहीं हो पाती है। यानी हम भोजन का सेवन कर रहे हैं, कार्बोज का सेवन कर रहे हैं। कार्बोज अगर स्टार्च के रूप में है तो टाइलिन के साथ वो जब घुल रहा है तो टाइलिन एक पाचक एंजाइम के रूप में कार्य कर रहा है, जो कि स्टार्च को डेक्स्ट्रीन में चेंज कर दे रहा है। लेकिन बहुत देर ना होने की वजह से, यानी काफ़ी देर हम अपने मुंह में भोजन को नहीं रखते हैं, इसलिए उसका पाचन पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए भोजन क्या होता है, ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुंचता है, और अमाशय में भी कार्बोज का पाचन नहीं हो पाता है, क्योंकि अमाशय में जो अमाशयिक रस निकलता है इसमें HCl होता है जो भोजन के माध्यम को बहुत ही अम्लीय बना देता है। तो इसके प्रभाव से भोजन के जो जीवाणु हैं, यानी भोजन के द्वारा हमारे शरीर में जो जीवाणु प्रवेश कर रहे हैं, जो विषाणु हैं, उसको ख़त्म कर देता है और भोजन शुद्ध हो जाता है। यानी स्टार्च हमारे द्वारा भोजन ग्रहण किया गया, उसके माध्यम से जो भी जीवाणु विषाणु उत्पन्न हो रहे हैं उनकी क्रियाशीलता को वो नष्ट कर दे रहा है। इसके बाद भोजन छोटी आंत के शेषांत्र भाग में जा रहा है। इसमें कई प्रकार के एंजाइम हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा माल्टेज, इसके अलावा लैक्टेज, और सुक्रेज। यानी अब छोटी आंत में जाके इसका जो पाचन है वो पूरा हो पा रहा है। हमारे द्वारा जो भोजन ग्रहण किया गया है, यानी हमने जो कार्बोज का सेवन किया है, वो छोटी आंत में जाके वो एक तरह से पाचन का कार्य पूरा हो रहा है। यानी 90% जो कार्बोज है वो छोटी आंत में ही पचने का कार्य इसका पूरा हो रहा है। तो हमारे छोटी आंत में जो शेषांत्र भाग का जो आंत रस है वो काफ़ी क्षारीय होता है, और इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। और ये छोटी आंत में जाके ही 90 ही नहीं 90 से 95% पाचन का कार्य छोटी आंत में हो जा रहा है। अब जो इसमें छोटी आंत में कई प्रकार के एंजाइम पाए जा रहे हैं, जैसे माल्टेज है, लैक्टेज है और सुक्रेज है। तो जो माल्टेज है वो माल्टोज पे क्रिया करता है। आपने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ा होगा तो उसमें आपको याद होगा। तो माल्टोज का जो पाचन है वो माल्टेज नामक एंजाइम के द्वारा हो रहा है, और यह माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर दे रहा है। इसके अलावा जब लैक्टेज नामक एंजाइम है ये लैक्टोज पर क्रिया कर रहा है, और लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में चेंज कर दे रहा है। यानी जो भोजन हमने ग्रहण किया है वो पचने के बाद अपने सबसे सरलतम रूप में टूट जा रहे हैं।
इसीलिए अगर हम लैक्टोज का सेवन कर रहे हैं तो लैक्टोज लैक्टेज नामक एंजाइम के साथ क्रिया कर रही है, जो कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज कर दे रही है। इसी प्रकार आपका सुक्रेज है, सुक्रेज नामक एंजाइम है। और सुक्रोज यानी कार्बोज का एक पार्ट जो सुक्रोज है, जब हम सुक्रोज का सेवन कर रहे हैं तो ये भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज कर दे रहा है। यानी कुल मिला के जो कार्बोज है वो अपने सबसे सरलतम रूप ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है पाचन के बाद, और इसका पाचन छोटी आंत में 90 से 95% तक हो रहा है। अब देखते हैं कार्बोज का अवशोषण और चयापचय। तो जो बचे हुए पोषक पदार्थ वो क्या होता है, आहार नाल की भित्ति द्वारा रक्त कोशिकाओं में पहुंचने की क्रिया अवशोषण कहलाती है। अवशोषण यानी एब्जॉर्बेशन। तो पचे हुए जो भोजन है वो आहार नाल की भित्तियों द्वारा जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स तक पहुंचाने की क्रिया क्या हो रही है, अवशोषण कहला रही है। अब जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज तथा ग्लैक्टोज ये किस में बदल रहे हैं, ये बदल रहे हैं ग्लाइकोजन। सारे अपने रूप को चेंज कर रहे हैं पाचन के बाद, यानी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं किसी और रूप में, और वो जब डाइजेस्ट हो रहा है तो किसी और रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है। आपने इसके पहले पाचन का, डाइजेशन का वीडियो देखा होगा, पढ़ा होगा, उसमें आपको इसी तरह की चीज़ें बताई गई थी कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो अपने सबसे सरलतम रूप में विभक्त हो जाता है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चेंज होता है, बाकी विटामिन और मिनरल्स उसी रूप में रहते हैं। तो इसी प्रकार से ग्लूकोज का हम सेवन करते हैं, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज जो कि वर्गीकरण में आपको बताया गया था वो ग्लाइकोजन में बदल जाते हैं और यकृत में स्टोर होके रहते हैं। इसके अलावा फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज भी ग्लूकोज में बदल जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में अलग अलग जो भी सेल्स हैं, जो कि सेल्स में आपको पढ़ाया गया था सेल्स वाले पार्ट में, उसमें माइटोकांड्रिया पाया जाता है, एक पार्ट होता है सेल्स का, और उसी माइटोकांड्रिया में सारी एनर्जी स्टोर होके रहती है। तो इसी प्रकार फ्रुक्टोज तथा ग्लैक्टोज भी ग्लूकोज में बदल जाते हैं और क्या करते हैं, हमारे सेल्स में पहुंचकर ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। मांसपेशियों में भी कुछ सीमा तक ग्लाइकोजन इकट्ठा हो जाता है, यानी मांसपेशियों में भी ग्लाइकोजन स्टोर होके रहता है, और इन केस जब कभी हमारे शरीर में एनर्जी की ज़रूरत होती है और हमें एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलती है तो यही ग्लाइकोजन टूट के हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। आगे देखते हैं कार्बोज का अवशोषण छोटी आंत में ही होता है, यानी पाचन भी छोटी आंत में हो रहा है और अवशोषण भी छोटी आंत में ही हो जा रहा है। शरीर में किसी पदार्थ के टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपचय कहते हैं, जिसको कैटाबॉलिज्म भी कहते हैं, इंग्लिश में कैटाबॉलिज्म कहते हैं, हिंदी में अपचय कहते हैं। तथा नए पदार्थ के निर्माण की क्रिया को उपचय कहते हैं। यानी शरीर में किसी पदार्थ यानी भोज्य पदार्थ, इसके टूटने की क्रिया को अपचय कहते हैं, और जो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है उसको उपचय कहते हैं, एनाबॉलिज्म, और यह दोनों क्रियाएं मिलाकर ही चयापचय कहलाती हैं। तो ये आपका था कार्बोज का पाचन, अवशोषण और चयापचय, जो कि आपका यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। कार्बोज का टॉपिक आपका यहीं पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। आज के लिए आपका वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।